तुम्हारे लिए क्या क्या करना पड़ता? चलो नेक्स्ट बात करें बेटा। अगला जो हमारा कौन सा है? लोरेंथस पढ़ लिया हमने। अच्छा वो वही रह गया। एक मिनट, चलो लोरेंथस जो है वो इस तरह से हमको दिखाई देता है आम के ऊपर। सबसे पहले जो है वो बहुत सुंदर से इस तरह से जो फूल है वो दिखाई देते हैं, ठीक है। दूसरा इसके अंदर जो है ये आप जैसे पौधा जो है किसी भी हमारे प्लांट का है उसको देख रहे हैं, उसके अंदर ये जो बिल्कुल छोटे छोटे से जो फूल लग रहे हैं, क्या आम के फूल ऐसे आते हैं क्या? नहीं आते। आम के ऊपर अगर ऐसे फूल हमें दिख रहे हैं इसका मतलब ये क्या चीज है? लोरेंथस है, ठीक है। जब ये शुरुआती अवस्था में होता है तो इस तरह से कलरफुल होता है। जैसे जैसे ये बढ़ता है तो उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल बनना स्टार्ट हो जाता है और इसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा और ये फिर पौधे के तने से कोई भी पोषण नहीं लेगा, ये खुद अपना विकास जो है वो करता रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें। लोरेंथस के बाद अगला कौन सा है बेटा? ओरोबैंकी। ओरोबैंकी जो है इसके लिए हमें दूसरा नाम याद रखना, ठीक है। ओरोबैंकी जो है इसको क्या कहा जाता है? ब्रूम रेप कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा इसको? ब्रूम रेप कहा जाता है, ठीक है। रेप सीड का मतलब क्या था? राई या सरसों? सरसों, ठीक है। तो सरसों के अंदर लगने वाला ब्रूम, ब्रूम का मतलब क्या होता है? झाड़ू। क्या मतलब है? झाड़ू, ठीक है। तो झाड़ू नुमा आकृति का एक खरपतवार जो किसके अंदर लगता है? सरसों के अंदर या रेप सीड में, उसको क्या कहेंगे? ब्रूम रेप कहेंगे, ठीक है। इसके अंदर बात करें बेटा ये कैसा है तो हम कहेंगे कंप्लीट रूट पैरासाइट है, मतलब पूर्ण जड़ परजीवी है। कैसा है? मतलब ये अपने जीवन का पूरा समय जो है वो जड़ पर निर्भर रहेगा, ठीक है। दूसरी बात करें कि ये जो हमारा प्लांट है इसका मेन होस्ट या परपोषी कौन है? ठीक है, तो इसका मेन परपोषी कौन हो गया? मस्टर्ड या फिर हम कहे रेपसीड, दोनों चीजें लिख सकते हो। मस्टर्ड या रेपसीड दोनों चीजें सही है। एग्जाम में ज्यादातर जो है वो आपको क्या दिया हुआ बेटा? मस्टर्ड दिया हुआ, इसीलिए हमने वो चीज लिखी है, ठीक है। मस्टर्ड कौन सी फैमिली का है? क्रूसीफेरी का। दूसरा इसके अलावा किसके अंदर लगता है बेटा? टोमेटो के अंदर, और एक लगता है किसके अंदर? टोबैको के अंदर, ठीक है। दोनों कौन से कुल की है? सोलेनेसी। तो हम कह सकते हैं ये किसके अंदर लगता है? एक तो है क्रूसीफेरी और दूसरी कौन सी है? सोलेनेसी, ठीक है। तो ये हमारी दो प्रकार की फसलें, दो कुल की फसलें हैं जिसके अंदर क्या होता है? ये खरपतवार लगता है। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसके अंदर सबसे ज्यादा अलग अलग हमें पौधों के नाम दिए हैं, फसलों के नाम दिए हैं। जैसे टमाटर का पूछ लिया, टमाटर का मुख्य परपोषी जो परजीवी हमारा खरपतवार है वो कौन सा है? ओरोबैंकी है। आलू के लिए पूछ ले, आलू का मुख्य परजीवी कौन सा है? तो हम क्या कहेंगे? ओरोबैंकी है, क्योंकि वो सोलेनेसी का है। अभी तक हमने जो देखा उसमें कोई सोलेनेसी का आया क्या? नहीं आया, इसीलिए सोलेनेसी। और दूसरा कौन सा है? क्रूसीफेरी। दोनों की जो फसलें हैं उसके अंदर मुख्य परजीवी कौन सा रहेगा? ओरोबैंकी रहेगा। लास्ट बात करें कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, तो कंट्रोल करने के लिए हम क्या उपयोग करेंगे बेटा? ग्लाइफोसेट। किसका उपयोग करेंगे? ग्लाइफोसेट का उपयोग किया जाएगा। अब ग्लाइफोसेट का उपयोग कब करेंगे? जब हमारी फसल खेत में नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं टमाटर लग रहे आराम टमाटर पे छिड़क दिया, वो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब खेत में फसल नहीं है उस टाइम मृदा पर छिड़काव किया जाता है और उसके बाद फसल लगाई जाती है, ठीक है। दूसरा हम और क्या कर सकते हैं? क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, फसल चक्र अपना सकते हैं। क्या अपना सकते हैं? फसल चक्र, क्योंकि ये दो कुल की फसलों पर लग रहा है। अगर आपने ग्रेमिनी कुल की फसल लगाती तो उसके अंदर ये नहीं आएगा, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं? क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट इसके अंदर? नहीं? लिख लें एक बार।
चलो लिख लिया। चलो अब तो लिखा बेटा। ओके, इस तरह से आप देख सकते हैं ये क्या है, ओरोबेंड की देखा हुआ है। तो टमाटर के अंदर या सरसों के अंदर जो है वो अभी इस टाइम पर भी अपन को दिख सकता है। ठीक है, इसकी खास बात क्या होती है कि ये जो हमारा तना होता है ना, उस तने के जस्ट पास में से निकलता है। ठीक है, जब फसल जो है वो थोड़ी बड़ी हो गई उसके बाद जो है तने के जस्ट पास में से जो है ये नया खरपतवार निकलता है, और हम इसके फूल देखकर बड़े खुश होते हैं कि अरे वाह कितना सुंदर है, और हमें पता नहीं ये परजीवी है। ठीक है, हमें इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके लिए कई बार जो है हम क्या करते हैं कि इनको उखाड़ कर फेंक देते हैं, पर उससे नुकसान क्या होता है, हमारी फसल की जड़ें जो है उससे जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसकी वजह से पौधे को भी नुकसान होता है। ओके, तो इसके लिए पहले ही उपचार जो है वो करना पड़ता है। आप कोई सी भी फसल लगाएं, सबसे पहले भूमि उपचार करें, बीज उपचार जो है वो 20% नमक के घोल से करें, उसके बाद उसकी बुआई करें, तो ये जो आपका खरपतवार है ये क्या होता है, कम आता है। ठीक है, लास्ट बात करें बेटा, कौन सा है, स्ट्राइगा, जिसको अब क्या कहते हैं, विच वीड कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, विच वीड कहते हैं। किसको कहेंगे, स्ट्राइगा को। चलो विच क्या होता है, वेरी गुड, तुम्हें बड़ा जल्दी याद हुआ। क्या होता है विच का मतलब, चुड़ैल। चुड़ैल दिखती है क्या, कहते नहीं दिखती है, बाद में दिखती है, जब पता लगता है कि हाँ अब तो अंतिम समय है, उस समय पर दिखती है, उससे पहले नहीं दिखती। ठीक है, अब यही चीज जो है वो यहाँ पर लागू होती है। ठीक है, विच का मतलब चुड़ैल जो होता है वो यहाँ पर क्यों लिया वो समझना। कारण क्या है कि हमें पहले कोई आभास ही नहीं होता कि हमारी फसल में कोई नुकसान हो चुका है। ठीक है, फिर एकदम से जो है वो जमीन के बाहर एक पौधा निकलता है और वो इतना सुंदर दिखाई देता है कि हम सोचते हैं कि ये किस तरह से हमारी फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, इस तरह से फसल लग रही है, उसके बीच में देखो तो अरे वाह कितने सुंदर फूल लग रहे हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है, लेकिन ये क्या है, स्ट्राइगा है। क्या है ये, स्ट्राइगा, और ये हमारी फसल के लिए क्या है बेटा, नुकसानदायक है। तो ये बाद में दिखाई देता है, इसीलिए हमने इसको क्या कहा, विचवीड कहा। क्या कहा, विचवीड। तो पहले तो इसका नाम याद रखे स्ट्राइगा का, दूसरा नाम क्या है, विचवीड। दूसरा याद क्या रखना बेटा, ये क्या है, अर्ध जड़ परजीवी है। क्या है ये, अर्ध जड़ परजीवी है, मतलब ये अपने जीवन का थोड़ा सा भाग जो है वो निर्भर रहेगा, इसके अलावा बाद में क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक है, बट खास बात क्या होती है, जैसे ही पौधा बढ़ता है हमारी फसल का, जैसे ही सीडलिंग बनी, पौध बनी, और ये आक्रमण कर देता है, और आक्रमण करने के बाद बड़े आराम से पास में बैठा रहता है, कुछ नहीं करता, बस पोषण लेता रहेगा, जमीन से बाहर नहीं आएगा, किसी को पता नहीं लगने देगा कि सारा पोषण इसने ले लिया। जब पता लग जाता है कि अब पौधा कमजोर हो गया, यहाँ पर सारे पौधे जो है यहाँ पर देख सकते हो बेटा सब पीले पड़ रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो जब इसे पता लग जाता है कि अब पौधा कमजोर हो गया, अब इससे मैं न्यूट्रिशन लूंगा तो बेचारा मर जाएगा, तो ये क्या करता है, जमीन से बाहर आ जाता है और खुद का क्लोरोफिल बनाकर, इस तरह से दिख रहा है बेटा, ये ग्रीन है। ठीक है, इस तरह से बाहर आकर खुद का क्लोरोफिल बनाता है और आराम से मस्त अच्छे फूल देकर सबको लुभाता है कि हाँ देखो मैं कितना अच्छा हूं, जबकि ये नहीं पता कि वो आया कैसे है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ये क्या करता है बेटा, रूट्स पर डिपेंड रहकर और पौधे को नुकसान पहुंचाता है। खास चीज क्या याद रखनी है, इसके जो परपोषी पौधे हैं वो कौन कौन से हैं, तो हमको क्या याद रखना है, C4 पादप। C4 पादप कौन से, ग्रेमिनी कुल के। ठीक है, तो हम कहेंगे जितने भी हमारी ग्रेमिनी कुल के C4 पादप है वो सभी इसके क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। और उसके लिए एक ट्रिक है हमारे पास, कौन सी है, वेरी गुड, बात तो वैसे गजब होती है, होती है नहीं होती,
होती है। हम गिर जाते हैं, वापस आके सोचते हैं मम्मी प्यार करेगी, पहले थप्पड़ पड़ती है। हाँ, फिर उसके बाद जब हम रूठ जाते हैं, उसके बाद मम्मी कहती है क्या हो गया, कुछ नहीं। और उस टाइम ज्यादा नाटक करे तो एक और वापस। चलो, ग से क्या है बेटा, गन्ना, ज से ज्वार, ब से बाजरा और म से मक्का। तो ये जो है हमारे चारों जो है वो क्या है बेटा, इसके परपोषी पौधे होते हैं। इस बार जो सुपरवाइजर में क्वेश्चन आया था 2021 में वो यही था, स्ट्राइगा जो है वो किसका मुख्य परजीवी खरपतवार है। हमारा आंसर जो है वहां पर क्या गया था बेटा, बाजरा गया। ठीक है, और आपके लेवल पर जो है यही क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज बात करनी है बेटा, वो क्या है, इसका कंट्रोल, कि आप कंट्रोल कैसे करोगे इसको, क्योंकि आपको तो वैसे ही नहीं दिख रहा। शुरू में जब तक ये बड़ा हो गया, पौधा कमजोर हो गया, तब तक तो आपको पता ही नहीं लगा कि ये खेत में है या नहीं है, तो फिर कैसे कंट्रोल करोगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दो जो है वो उपाय इसके लिए अपना रखे हैं। ठीक है, क्या क्या उपाय है वो लिख लेना, वो इंपॉर्टेंट है। पहला उपाय जो है वो क्या है, स्ट्राइगोल। ठीक है, एक जो है वो क्या है, बरकैप्टो इथेनॉल। कौन सा है बेटा, बरकैप्टो इथेनॉल। ठीक है, ये दोनों जो रसायन है आप जानते हैं, स्ट्राइगोल कहां से मिलेगा, कपास की जो जड़ें हैं उनसे प्राप्त होगा, एक रसायन है। और मरकैप्टो इथेनॉल जो है वो क्या है, ये भी एक रसायन है, ऑर्गेनिक है। इससे क्या किया जाता है वो देख लें। तो अब इसका कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं बेटा, सुसाइडल जर्मिनेशन। क्या करते हैं, सुसाइडल जर्मिनेशन, या इसको हम कहेंगे आत्मघाती अंकुर। इसका मतलब क्या हुआ कि अंकुरण तो कराना है, लेकिन कैसे कराना है कि वो खुद का नाश कर ले। ठीक है, तो क्या किया जाता है वो सुन लो। मान लिया कि हमें फसल की बुआई जो है वो 15 जून को करनी है। कब करनी है बेटा, 15 जून को करनी है। ठीक है, गन्ना, ज्वार, बाजरा और मक्का, चारों में से सबसे सस्ती फसल कौन सी है, कौन सी है, ज्वार, बाजरा नहीं, कौन सी है, ज्वार। ओके, अब आपकी मर्जी है, आपके पास ज्वार अवेलेबल है तो ज्वार ही सही, या फिर बाजरा अवेलेबल है तो बाजरा ठीक है, बट ज्वार जो है वो थोड़ा जल्दी उग जाती है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं बेटा यहाँ पर कि हमें 15 जून को अगर फसल की बुआई करनी है तो हम हमारी फसल में लगभग 15 दिन पहले क्या करते हैं, या तो स्ट्राइगोल का छिड़काव कर देते हैं खेत में, एक बार पानी पिलाएंगे। ठीक है, उससे मॉइस्चर बढ़ जाएगा। और उसके बाद क्या करते हैं, या तो स्ट्राइगोल का या मरकैप्टो इथेनॉल का क्या करते हैं, छिड़काव कर देते हैं। ठीक है, और इनकी जो सबसे अच्छी जो बात है स्ट्राइगोल और मरकैप्टो इथेनॉल की, कि ये क्या करते हैं, अंकुरण को बढ़ावा देते हैं। क्या करते हैं, अंकुरण को बढ़ावा देते हैं। इसके अंदर वही रसायन है जो किसके अंदर चाहिए, C4 पादप की जड़ों में। तो होता क्या है, जैसे ही मृदा के अंदर आपने छिड़काव किया और नीचे जो है वो क्या है आपका स्ट्राइगा का बीज, तो जैसे ही रसायन यहाँ पहुंचा, स्ट्राइगा का बीज जो है वो खुश हो जाता है कि अरे वाह, नया पौधा आ गया, अब मुझे उग जाना चाहिए और उसे पकड़ कर रख लेना चाहिए ताकि सारा पोषण ले सकूं। तो इसको जैसे ही मरकैप्टो इथेनॉल जो है ये प्राप्त होता है और ये अंकुरित हो जाता है, क्योंकि वहां नमी तो पहले ही दे दी अपन ने। ठीक है, तो ये अंकुरित होकर क्या करता है बेटा, यहां पर वेट करता रहता है, और वेट करते करते ये जमीन से बाहर आ जाता है। वहां पर जमीन में वेट करता है कोई पौधा आए, लेकिन जब देख लिया 5 दिन 7 दिन तक कोई नहीं आया, तो ये सोचता है कि मेरे साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, अब मुझे बाहर चले जाना चाहिए, देखना चाहिए। और जैसे ही वो बाहर आता है तो उसे पता लगता है कि मैं तो बेवकूफ बन गया, यहाँ पर तो कोई पौधा नहीं है, पूरा खेत खाली है, अब मैं कहाँ जाऊं। अब क्या ये वापस बीज में समा सकता है क्या, नहीं, जो बन चुका वो बन चुका। और क्लोरोफिल बनाने के लिए इसको पहले क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, और वो न्यूट्रिशन किसी से इसको नहीं मिला। क्या हमने इसको नुकसान पहुंचाया, क्या नहीं पहुंचाया, हमने तो मृदा पर
मरकैप्टो इथेनॉल का छिड़काव किया था और कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये खुद ब खुद अंकुरित हुआ और खुद ही नष्ट हो जाएगा, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, आत्मघाती अंकुरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आत्मघाती अंकुरण। पहला आपके लिए क्वेश्चन बनता है, आत्मघाती अंकुरण कौन से खरपतवार के लिए अपनाया जाता है, स्ट्राइगा। दूसरा, आत्मघाती अंकुरण के लिए कौन कौन से हमारे जो केमिकल्स है वो यूज होते हैं, तो एक तो स्ट्राइगोल और एक मरकैप्टो इथेनॉल। स्ट्राइगोल किससे मिलेगा, कपास की जड़ों से मिलेगा। याद हो गया, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं, लिख लो इसको। लिख लिया गया, लिख लो। चलिए नेक्स्ट बात करें कि हमारे जो खरपतवार है उनका एक क्लासिफिकेशन और है, 2 मिनट का क्लासिफिकेशन है, बट याद रखने वाली चीज है। क्लासिफिकेशन क्या कहता है कि पौधों का प्रोपोगेशन या उनका प्रवर्धन किसके आधार पर होता है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर जो आधार ले रहे हैं बेटा वो क्या है, प्रवर्धन या फिर प्रोपोगेशन, कि उनका प्रवर्धन कैसे होता है, ठीक है। तो हमने पहले ही बात करी कि खरपतवारों का प्रवर्धन 2 तरीके से होगा, एक तो बीज और एक वानस्पतिक भाग, ठीक है। तो पहले हम बात कर ले बेटा बीज के लिए कि बीज से होने वाले हमारे जो खरपतवार हैं उनके अंदर कितने बीज बनते। कोई नहीं पूछता कि कौन कौन से है कौन से नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं है, क्योंकि सभी खरपतवारों में बीज तो बनेगा। ऐसा कोई खरपतवार है जिसमें बीज नहीं बन रहा हो, सोच के बताओ कौन सा है। कस्कूटा, अमरबेल अभी बताया था, उसमें 16,000 बीज होते। कौन सा है, दूब घास। लेकिन दूब घास में भी फूल आते हैं, बीज बनते हैं, लेकिन वो इतने बारीक है कि हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। बस इतनी सी चीज है, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करें कस्कूटा या फिर किसकी बात करें बेटा, अमरबेल की। किसकी बात करें, अमरबेल की। तो अमरबेल का जो हमारा एक फल है उसके अंदर लगभग कितने बीज होते हैं, 16,000 बीज होते हैं। कितने होते हैं, 16,000 बीज जो है वो उसके अंदर आते हैं। दूसरी बात करें कौन सा है, बथुआ। बथुआ देखा हुआ है, बथुआ के जस्ट ऊपर ही ऊपर आप देखोगे तो वहां पर बिल्कुल एकदम स्लिपरी या चिकने से जो है बहुत सारे बीज ही बीज होते हैं गुच्छे में। आप अगर ऊपर से उन बीजों को तोड़कर उसको फील करो तो वो सारे के सारे बीज आपको प्रतीत होते हैं। तो वो बीज है, लगभग एक पौधा कितने बीज दे देता है बेटा, 72,000। कितने, 72,000 एक पौधे से। और तुम्हारे खेत में 100 भी उग गए तो 7 करोड़ हो गए। कितने हो गए, 7 करोड़ 20 लाख बीज। इतने बीज जो है वो खेत को बर्बाद करने के लिए काफी है। अगली बात करें कौन सा है बेटा, एमेरेंथस या हम कहें कौन सा है, चौलाई। चौलाई इससे भी आगे है, उसके अंदर कितने बीज बनते हैं एक पौधे के अंदर, लगभग 1,96,000 तो लिखा हुआ है, लगभग लगभग कितना हो गया, 2 लाख हो गया, 4,000 ही तो कम, ठीक है। तो लगभग कितने हो गए बेटा, 2 लाख बीज जो है वो कौन बनाता है, एक पौधा बना लेता है। कितने, 2 लाख, ठीक है। अगर वो एक पौधे के भी सारे बीज खेत में बिखेर दिए जाए तो बहुत ज्यादा इन्फेस्टेशन बढ़ जाएगा। लास्ट बात करें बेटा स्ट्राइगा की, तो स्ट्राइगा की तो बात ही मत करो। स्ट्राइगा कितने बनाता है बेटा, 50 लाख बनाता है। कितने बनाता है, 50 लाख, ठीक है। इतने बीज कोई बना सकता है क्या, ये बनाता है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, हमको याद रखना है कि ये जो हमारे किसे लिखवा है 50,000, चेक कर लेंगे, ठीक है। चेक करके मैं बता दूं, क्योंकि मेरे को ये ध्यान, मैंने जो पढ़ा है आज तक पढ़ाया है वो यही है। कोई बात नहीं, एक बार चेक करके फिर बता दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा, अगला हमारा जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। बीज याद नहीं रखो कि कौन कितने बीज बना रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करता है ज्यादातर एनवायरमेंट पे कि एनवायरमेंट कैसा अच्छा होगा तो बीज अच्छे बनेंगे, वरना कम बनेंगे। बट जो आपको पूछने वाली चीज है वो कौन सी बेटा, वानस्पतिक भागों से होने वाला प्रवर्धन, ये हर एक आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, पहला जो वानस्पतिक प्रवर्धन है वो किसका है बेटा, कस्कूटा, या हम बात करें अमरबेल का। अभी हमने बात करी अमरबेल जो है कितने अब बीज बना रही है बेटा, 16,000 बीज तो बना लिए, लेकिन क्या आपने कभी भी उसके बीज देखे हैं? नहीं, उसका उपयोग नहीं करा। बचपन में मस्ती करते करते हमने भी कई बार यही किया, एक पेड़ से अमरबेल ली दूसरे पे फेंक दी। ठीक है, कुछ दिनों बाद देखते हैं तो वो दूसरा पेड़ भी, हाँ, तो ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कस्कूटा जो है वो किसके द्वारा प्रवर्धित होता है बेटा, स्टेम के द्वारा या फिर तने के द्वारा। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि कस्कूटा या फिर अमरबेल का प्रवर्धन होता है जड़ द्वारा, बीज द्वारा, तने द्वारा, या हम कह सकते हैं पत्तियों द्वारा, तो किससे लिखे, सोच के बताओ क्या लिखेंगे, तन। ठीक है, मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, तने के द्वारा होता है। ठीक है, बीज जो है वो सेकेंडरी है एक तरह से, उसके लिए हो सकता है बीज बने या नहीं बने, बट तना तो हमेशा रहेगा। दूसरी बात करें बेटा, हिरणखुरी जो है ये किसके द्वारा प्रवर्धित होती है, जड़ के द्वारा, रूट्स के द्वारा। मैंने अभी बताया था इसकी जड़ें जो है वो कैसी है, शकरकंद की तरह है। तो ये शकरकंद जो है वो मृदा में बहुत गहराई पर भी पड़े रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे ही हमने प्लोइंग करी, भू परिष्करण करा, ये थोड़ा ऊपर आया और वो जर्मिनेट होकर वापस से नई जो है वो एक बेल बना लेता है। ठीक है, तो हिरणखुरी में किससे हो रहा है बेटा, जड़ से। नेक्स्ट बात करें किसके बारे में, दूब घास के बारे में। तो ये तो आप अच्छे से जानते हो, दूब घास के अंदर क्या होते हैं बेटा, रनर होते हैं। क्या होते हैं, रनर्स। और रनर्स जो है वो किसका पार्ट है, जड़ का पार्ट है। ठीक है, रनर्स जो है वो सीधे ऊपर उगते हैं या साइड में जाते हैं, साइड में। तो फिर राइजोम क्या है, ओके, राइजोम और रनर में क्या फर्क होता है, चलो दूब घास देखिए। दूब घास जब सूख जाती है तो आपकी जो भी मिट्टी है उस मिट्टी के ऊपर बिल्कुल पतले पतले जो है वो धागे से रहते हैं, छोटे छोटे जो है वो स्टेम रहते हैं, आप फील कर सकते हो उस चीज को। वो क्या है, रनर है। रनर की खास बात क्या है कि ये जमीन की सतह पर रहता है, ऊपर भी नहीं कह सकते कि ऊपर ही चल रहा है, लेकिन ये सतह पर रहता है। जबकि राइजोम जो है वो कहां पर रहता है, जमीन से नीचे रहता है। कहां रहता है, नीचे। चलो, राइजोम एक प्रकार की जड़ है या तना है, राइजोम देखा नहीं देखा, अरे हल्दी देखिए, अदरक देखा है, बस आंसर है हमारे पास। जड़ है तना है, पक्का, अभी भी जड़ चल रहा है, दोगे, तना है। क्या है, तना। जबकि रनर से वो क्या होते हैं, जड़ होती है। दोनों के अंदर डिफरेंस समझ में आ गया। रनर क्या है, जड़ है, कहाँ रहती है, सतह पर। और राइजोम जो है वो कहाँ रहता है, जमीन से नीचे। किसका भाग है, तने का। किसका है, तने का। चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा किसकी, ट्यूबर्स की। या और अगर हिंदी में बात करें, ट्यूबर्स को क्या कहते हैं, प्रकंद कहते हैं। क्या कहते हैं, या फिर अगर प्रकंद नहीं मिले तो क्या करोगे, कंद करोगे। ठीक है, तो प्रकंद के द्वारा किसके अंदर प्रवर्धन होता है बेटा, मोथा के अंदर। ठीक है, मोथा का साइंटिफिक नेम साइप्रस रोटेटस। नेक्स्ट बात करें वाटर हाइसिंथ की, अभी आज ही बात करी थी हमने, कौन सा है बेटा, जलकुंभी। ठीक है, जलकुंभी जो है इसके अंदर प्रवर्धन किससे होता है बेटा, ऑफसेट से। किससे होता है, ऑफसेट से, या ऑफ शूट आप कह सकते हैं, उसके द्वारा प्रवर्धन होता है। चलो, ऑफ शूट जो है वो क्या है, तना है, जड़ है, तना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। लास्ट बात करें बेटा, कौन सा है, क्राउन बर्ड, या फिर हम कहते हैं शीर्ष कलिकाएं। क्या कहेंगे इसको, शीर्ष कलिकाएं। ठीक है, ये किसके अंदर है बेटा, पार्थिनियम के अंदर। किसके अंदर है, पार्थिनियम के अंदर। ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, पार्थिनियम का प्रवर्धन किससे होता है, बीएचयू ने पूछा हुआ है बेटा। ठीक है, वहां पर ज्यादातर जो है वो बीज करके आ गए।
किसी को क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो वो छोड़ के आ गए, ठीक है। पर इसका सही आंसर क्या है? शीर्ष कलिका है, जो हम सोच भी नहीं सकते। क्या किसी के अंदर आया? क्या अभी तक नहीं आया, इसीलिए अलग है, याद रखना है। ओके, चलिए लिख लिया। चलो अब तो लिखा। ओके, नेक्स्ट बात करें बेटा, अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वीट मैनेजमेंट। वीट का क्लासिफिकेशन जो है वो हमारा कंप्लीट है। वीट का जो प्रवर्धन है वो भी हमने पढ़ लिया, किस तरह से हो रहा है। एक इसके अंदर जो टॉपिक अब हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? वीट का मैनेजमेंट करना। हम जो पढ़ रहे हैं उसका मुख्य कारण ही यही है। हमने इतनी लंबी चौड़ी रामायण 4 घंटे तक पढ़ा, उसका मुख्य कारण क्या था? कि हमको ये पढ़ना है कि किस तरह से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। जैसे एंटो के लिए अपन ने बात करी, तो सबसे पहले हमने क्या करा? सारे कीट पढ़ लिए, उसके बाद उसका कंट्रोल पढ़ा हमने कि इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। उससे अपन को फायदा भी होता है, अपन को चीजें याद होती है कि हाँ किसके अंदर क्या चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह से आप जब पढ़ाई करते हो तब भी इस चीज को नोटिस में लाया करो कि आपको क्या करना है। पहले सारी चीज जो है वो क्या करनी है? पढ़नी है, रटनी नहीं है, डायरेक्ट क्या करना है? पढ़ना है कि क्या चीज है, मैंने क्या आज क्लास में पढ़ा, उसमें से कितना मुझे समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। तो एक खुद का एक इवैल्यूएशन, एक छोटा सा एग्जाम जो है वो ले लिया करो। 1 घंटे 2 घंटे में आप जो पढ़ सकते हो वो एक बार पढ़ा आपने, उसके बाद आप उसको मन में दोहराए कि आपने क्या चीज जो है वो पढ़ी है, आपको कितना याद रहता है। और आपके माइंड की जो पावर है उसको बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही है, ठीक है। आपने सुना होगा कुछ लोग हैं वो चिंता करते हैं। क्या करते हैं? चिंता करते हैं, ठीक है। चिंता नहीं, चिंता, टेंशन, टेंशन, तो उनको चिंता होती है बेटा। और एक जो होते हैं हमारे साधु महात्मा, वो क्या करते हैं? चिंतन करते हैं। क्या करते हैं? करते हैं ना। तो आपको क्या करना है? मनन करना है, चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी है, ठीक है। तो आप जब भी कोई चीज पढ़ते हैं तो वो आपके मन में कहीं ना कहीं तो रहती होगी। हमारे मन में इतने सारे लोग रहते हैं तो इतनी सी पढ़ाई नहीं रह सकती या रह सकती है। तो आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आपके माइंड में चलना चाहिए कि मैंने ये चीज पढ़ ली है, ये मुझे कितना याद है, इसके अंदर क्या क्या चीजें जो है वो मैंने पढ़ी है, और इसके अंदर क्या चीजें एक्स्ट्रा जो है वो किसी और ने बताई है। ये सारी चीजें जब तक आप अपने डेली रूटीन के अंदर नहीं लाओगे तब तक आपका जो पढ़ने का या फिर आपका याद करने का जो तरीका है वो सुधरेगा नहीं, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप फ्री बैठे हो, वैसे तो फ्री बैठे बैठे हम बहुत कुछ सोचते हैं, है ना, सोचते नहीं सोचते बहुत कुछ, ठीक है। हम बैठे बैठे सोचते हैं काश मैं उदयपुर की जगह में कहीं मालदीव्स में पैदा हुआ होता, ठीक है, वहां पे आराम से वो आइलैंड है पूरा, वहां कहीं जाना ही नहीं पड़ता, वहीं रहता मैं, या फालतू आ गया। कभी कभी सोचते हो क्या पता घर पे वो भैंस पता नहीं क्या कर रही होगी, उसके बछड़ा भी हो गया, कितना बड़ा हो गया होगा। अलग अलग बातें दिमाग में आती है ना। तो आपको जो है वो अपनी पढ़ाई की बातें याद आनी चाहिए कि आपने क्या टॉपिक पढ़ा है, आपको उसमें से कितना याद है। अगर ऐसा आप करते हो रेगुलरली भी तो विद इन 7 डेज जो है आपके याद करने की कैपेसिटी जो है वो लगभग 40 से 50% बढ़ जाती, ठीक है। क्योंकि आप जब हर रोज इस चीज को अपने माइंड को समझाओगे कि नहीं मुझे ये याद करना है, मुझे ये याद करना है, तो अपने आप आपका माइंड आपका साथ देने लगेगा कि हाँ ठीक है याद करना है, मैं याद करता हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। तो इस वजह से आपको दिल का कोई भी टाइम निकाल के, चाहे 10 मिनट 15 मिनट ही आपके पास हो, बड़ा बिजी शेड्यूल होगा तुम्हारा, थोड़ा सा टाइम जो मिलता हो 10-15 मिनट, उसके अंदर वो चीज थोड़ी सी सोचा करो कि तुमने क्या चीज पढ़ी है, तो उससे फायदा जरूर होगा बेटा, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा वीड मैनेजमेंट की। तो आपने डिजीज मैनेजमेंट पढ़ा था क्या? पढ़ा था, उसके सिद्धांत पढ़े थे, याद है? पहला सिद्धांत क्या था?
इंट्रोडक्शन मैनेजमेंट का रोगों के प्रबंधन के सिद्धांत। पहला पढ़ा था हमने एक्सक्लूजन, मतलब दूर रखना। जो भी रोग है उस रोग को वही रहने दो, अपने घर मत लेके आओ। दूसरा हमने पढ़ा था अवॉइडेंस, मतलब अगर वो हमारे एरिया में आ गया तो फिर भी हमें बचकर रहना है, उसको हमारी फसल के कांटेक्ट में नहीं आने देना, ठीक है। और अगर वो कांटेक्ट में आ गया तब हमें क्या करना है, उसके बाद क्या करेंगे, उपचार करना है, भूमि उपचार, बीज उपचार, ये सारी चीजें, ठीक है। जब ये भी हो गया, उसके बाद भी रोग नहीं रुका, खरपतवार नहीं रुक रहे, तो फिर क्या करेंगे, थेरेपी। क्या करेंगे, थेरेपी, मतलब उसका जो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा। वो लास्ट की बात है, मोटी मोटी जो चीज है वो यही हमने सीखी है। अब वही प्रिंसिपल जो है वो यहाँ लगाने, और कुछ नहीं करना, सेम वही चीज है, बस आपको रोग के जगह पर क्या करना है, खरपतवार करना है। क्या करना है, ठीक है। यहां पर हम एक्सक्लूजन नहीं लिख सकते, दूर नहीं रख सकते, कारण क्या है, सोच के बताओ। अवांछित पौधे तो है, अपन रोग को दूर रख सकते हैं, कीटों को दूर रख सकते हैं, खरपतवारों को दूर नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि ये खुद उग रहे हैं और ये हमारे कृषि के उस सिस्टम के एक अभिन्न अंग है। सुबह ही लिखवाया था, याद आया क्या कुछ, कि हमारे जो कृषि है या एग्रीकल्चर है, फील्ड है, क्रॉप्स है, उसका एक अभिन्न अंग कौन है बेटा, खरपतवार। इसीलिए खरपतवार को आप कभी दूर नहीं रख सकते। ऐसा नहीं कि खरपतवार अमेरिका में सारे के सारे वही रहने दो, यहाँ भारत में आने मत दो, वो अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। अब वो आ गए तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उनसे दूरी बना सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो हमारा पहला जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल क्या है बेटा, अवॉइडेंस। कौन सा प्रिंसिपल है, अवॉइडेंस, ठीक है। इसको एक तरह से हम और क्या कह सकते हैं बेटा, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, या फिर इसको हम क्या कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में IWM कहेंगे, ठीक है। IPM का मतलब क्या था, कौन बताएगा, डेफिनेशन कौन बताएगा, समन्वित कीट प्रबंधन, डेफिनेशन कौन बताएगा, ओके बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जितने भी हमारे पास उपलब्ध सामग्री, या आप कहें उपलब्ध हमारे पास क्या है बेटा, उपाय है, ठीक है। उपलब्ध उपायों का क्या करना है बेटा, समय पर उपयोग करना है। क्या करना है, समय पर उपयोग करना है। किस तरह से करना है कि वहां पर कोई भी आर्थिक नुकसान नहीं हो, ठीक है, मतलब पैसे ज्यादा खर्च नहीं होने चाहिए। इसके अलावा और कहां नुकसान नहीं होना चाहिए, एक तो आर्थिक नुकसान नहीं हो, दूसरा कैसा नहीं हो बेटा, सामाजिक, कैसा नुकसान नहीं हो, सामाजिक नुकसान नहीं हो, और इसके साथ साथ तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पर्यावरण को कोई हानि नहीं हो। किसको नहीं हो बेटा, कोई हानि नहीं हो। समझ में आ गई बात, ये क्या है, IWM, मतलब हमें खरपतवारों का ऐसा प्रबंधन करना है जिसमें जितने भी उपलब्ध उपाय अपने पास है सभी का उपयोग करना है, लेकिन समय समय पर करना है। किस तरह से करेंगे बेटा, ऐसे कि उसकी वजह से कोई आर्थिक नुकसान नहीं हो, किसान के ज्यादा पैसे नहीं लगे। दूसरा, सामाजिक जो हमारे परिप्रेक्ष्य है उसके अंदर भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप केक लेके आ गए, कोई कहते इसमें तो अंडा है, फिर क्या केक खा पाओगे, नहीं। तो वही चीज की समाज जो है उसको अपनाने जैसा होना चाहिए। और लास्ट जो है वो कैसा होना चाहिए बेटा, पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाने वाला होना चाहिए, मतलब कम से कम पॉल्यूशन जो है उसकी वजह से हो। अगर ये हम सब यूज करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, IWM कहेंगे। क्या कहेंगे, चाहे आप IPM की बात करो, चाहे IWM, चाहे IDM। IDM क्या है, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। सभी के अंदर यही डेफिनेशन आएगी, सभी के अंदर यही कॉन्सेप्ट आएगा,
ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखना है, जितने भी उपाय हैं उन सबको क्या करना है, एक साथ समय समय पर हमें क्या करना है, उसका उपयोग करना है। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करें।